संविधान के अंदर क्या पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, चैप्टर पढ़ने होंगे कितने, 22। जब 22 चैप्टर पढ़ते हैं, मान लो कोई पहला चैप्टर है, किसी भी बुक का पहला चैप्टर है, तो उसके नीचे पेज नंबर लिखा होगा ना। अब जो पेज नंबर होता है 1 से लेकर के मान लो कि वो है 10 पेज तक लिखा हुआ है। तो ऐसे ही संविधान के अंदर जो चैप्टर बना वो तो मैंने कह दिया, क्या भाग कह दिया, लेकिन इसके बाद उसका नाम भी तो कुछ ना कुछ होगा। चैप्टर जो होता है उस चैप्टर का नाम भी तो कुछ ना कुछ आता है। जैसे कि आप मैथ ही पढ़ रहे हो मान लो, तो मैथ में पहला चैप्टर आ गया परसेंटेज का, दूसरा आ गया एवरेज का, तीसरा आ गया उसमें ये क्या क्या होता है पता नहीं, मतलब जो भी होता हो मैथ में। कहने का मतलब हमारा चैप्टर अलग अलग है और उसको परसेंटेज को 1 पेज से लेकर के 10 पेज नंबर में समेट दिया है। औसतन वाला जो एवरेज वाला चैप्टर है उसे 10 से लेकर के 20 तक आया होगा। उसी प्रकार हमारा यहाँ पर है, संविधान नाम की एक बुक है जिसके अंदर टोटल चैप्टर हमने कितने रखे हैं, 22 रखे हैं। और इन 22 के अंदर प्रत्येक चैप्टर का क्या होगा, नाम होगा। तो यहाँ पर इसका नेम भी पूछा जाता है। दूसरी बात क्या है, पेज नंबर। पेज नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे अनुच्छेद होंगे, आर्टिकल्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल हो गए। अब मैं यहां से जो पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं आपको, भारतीय संविधान का भाग 1 से प्रारंभ करेंगे, चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में हम लोग। अब मैं भाग 1 की बात करूं तो जो भाग 1 है हमारा, इससे क्वेश्चन आता है कि इसको कितने पेज से कितने पेज तक दिया है, तो क्या लिखेंगे, आर्टिकल। तो हमें पता होना चाहिए कि जो भाग 1 है चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है बताओ, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी स्टेट, ये इसका नाम हो गया। अब कितने पेज से कितने तक है, तो 1 से लेकर के 4 तक है। ये क्या है, इसके अंदर आर्टिकल्स हैं। तो अब आपसे ये 2-3 चीजें, तो यही क्वेश्चन बने। भारतीय संविधान का भाग 1 किसके बारे में बात करता है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी स्टेट। आर्टिकल कितने से कितने तक दिया गया है, आर्टिकल 1 से 4 तक दिया है। तो भारतीय संविधान का भाग 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जो बात कर रहा है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक पढ़ना है। मान लो यहीं पर हम चैप्टर 2 की बात करें, तो जो भाग 2 होगा वो क्या है, उस भाग 2 का नाम क्या होगा, नागरिकता, सिटीजनशिप। आर्टिकल कितने से कितने तक आएगा, 5 से लेकर के 11 तक आएगा। तो कहने का मतलब है ये पेज नंबर मान लो आर्टिकल्स को, और नेम तो जो नेम है उसके अंदर इससे रिलेटेड है उसको मान लो, और चैप्टर इसको मानते चलो, तो इजीली आप पढ़ पाएंगे। संविधान की बुक में 22 हमें लेसन को पढ़ना है, 22 चैप्टर पढ़ने, और उनके अंदर क्या क्या आता है वो चीज देखेंगे। तो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 1 से कितने तक दिया है, 4 तक दिया गया है। गीता सैनी, सचिन कुमार, गुड इवनिंग भैया। पुष्पेंद्र जी सर, हेलो हाय। ये मक्खी ने काम खराब कर दिया होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई ये सब क्या है। तो अपन लोग भारतीय संविधान के पहले भाग की बात कर रहे हैं, और पहले भाग में आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ना है। इसका मतलब है कि अपन लोग अब स्टार्ट करेंगे भाग 1 का अनुच्छेद 1, जिसे कहते हैं इंग्लिश में आर्टिकल 1। अब क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 किसके बारे में बात करता है। तो ये बताओ कि आर्टिकल जो 1 है वो किसके बारे में बात करेगा, क्या, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या होता है, भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। तो यहां पर अपन लोग क्या लिखेंगे, भारत राज्यों का संघ होगा। तो आर्टिकल पहला ये बताता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 क्या कहेगा कि जो भारत है अर्थात जो इंडिया है वो क्या है, राज्यों का एक संघ है। अब इसमें क्या चीज समझने के लायक है,
तो ये चीज समझने के लायक है, जो संघ है ना, संघ, अब आपने कहा कि भारत जो है वो यूनियन स्टेट है ना, इंडिया इज अ यूनियन स्टेट हम कह रहे हैं, तो जो यूनियन स्टेट है ये है एक संघ है। तो एक होता है देखो कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन होता है पहला, दूसरे की बात करें तो फेडरेशन, दूसरा फेडरेशन होगा, तीसरे की बात करें तो वो होगा हमारा यूनियन। इन शब्दों को थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। देखो एक तो यूनियन, एक फेडरेशन, एक कॉन्फेडरेशन। जो राज्य होता है या कोई देश है या राज्य है, अगर इसकी बात करें तो जैसे भारत एक राज्य है, तो ये राज्य तीन प्रकार का हो सकता है, एक कॉन्फेडरेशन, एक फेडरेशन और एक यूनियन। अब ये कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन की मैं बात करूं तो देखो इसका मतलब क्या होता है, परिसंघ, इसका मतलब होता है महासंघ, इसका मतलब होता है क्या, संघ। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इंडिया किस प्रकार का राज्य है या स्टेट है, तो फेडरेशन है या यूनियन है, तो हमें कौन सा वाला संघ लगाना है, यूनियन वाला लगाना है। ये जो फेडरेशन वाली चीज है ना, ये महासंघ मैंने लिखा है, ये मोस्टली संघ ही लिखा होता है, महासंघ एक दो जगह ही मिलेगा आपको। तो इसका भी मतलब संघ है और इसका भी मतलब क्या है, संघ है। तो इन दोनों का मतलब संघ होता है, इनका मतलब क्या है वो चीज थोड़ी सी अपन लोग समझेंगे। जो राज्य है वो तीन प्रकार का हो सकता है। कॉन्फेडरेशन एक ऐसा देश होगा जिस देश को आसानी से अपन लोग तोड़ सकते हैं, जैसे कुछ देश हैं और उन देशों के अंदर अपन क्या करें, उनके जो नागरिक हैं वो सक्षम है, वो कभी भी अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। फेडरेशन एक थोड़ा सा और मजबूत, थोड़ा शक्तिशाली देश होता है, जैसे हम यहाँ की बात करें तो यूएसए हम कह सकते हैं या यूएसएसआर हम कह सकते हैं। रूस है जो 15 देशों, मतलब यूएसएसआर से जो 15 देश बने जिसका एक भाग रूस भी है। तो यहाँ पर कुछ जो फेडरेशन वाली कंट्री होती हैं, यूएसए को मान लो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका यही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, इसके अंदर क्या है कि जो राज्य हैं, यहाँ पहले से देश नहीं होता, यहाँ होते हैं क्या, छोटे छोटे राज्य हैं और छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के एक देश का निर्माण किया जाता है। फेडरेशन जो कंट्री होती है उसमें क्या है, यदि कोई भी मान लो कि ये भारत इंडिया का मैप है, सॉरी ये है यूएसए का मैप, मान के चलो कि ये यूएसए हमारी इस तरीके से, ठीक। अब इसके अंदर क्या है, 52 राज्य मिलकर के यूएसए का निर्माण हुआ है। तो मान लो कि कोई भी राज्य यहाँ से अलग होना चाहे तो अपनी स्वेच्छा से वो अलग हो सकता है, इतनी शक्ति है राज्यों के पास में। तो फेडरेशन कंट्री उस कंट्री को कहा जाता है जिनके अंदर अथॉरिटी राज्यों के पास ज्यादा होती है केंद्र की अपेक्षा। तो यहाँ पर क्या है, फेडरेशन वाली देश में हमारे जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, वो इजिली आसानी से क्या कर सकते हैं, अलग हो सकते हैं अपने देश से, और उसका मैप चेंज हो सकता है। किस देश में होता है ऐसा, महासंघ जिसे कहते हैं। फेडरेशन कंट्री मतलब थोड़ी सी ज्यादा मजबूत होती है कॉन्फेडरेशन से, लेकिन कम मजबूत होती है यूनियन से। अब जो यूनियन वाला स्टेट है हमारा, यूनियन जो भारत है, तो इसमें किसी भी राज्य के पास वो पावर नहीं होती है कि जो अपनी स्वेच्छा से अलग हो जाए। भारत से कोई राज्य अलग हो सकता है क्या, कोई नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर अमेरिका जो है, अमेरिका के राज्य जो है 52 राज्यों से मिलकर बना है, तो वो राज्य अगर चाहे तो वो क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो आपसे ये पूछा जाए कि सबसे शक्तिशाली देश कौन सा, यूनियन, उससे कम कौन सा है, फेडरेशन, सबसे कम कौन सा है, तो परिसंघ। परिसंघ क्या है, इसे आसानी से तोड़ सकते हैं। फेडरेशन क्या है, इसको तोड़ा जाएगा तो फिर क्या, एक एग्रीमेंट सिग्नेचर होगा और मात्र उसी से टूट जाएगा। सेंट्रल से एग्रीमेंट सिग्नेचर करेगा कोई भी स्टेट और उसे अपने आप को अलग कर लेगा। और यूनियन में क्या है, ये सबसे बड़ा मजबूत या शक्तिशाली देश कहलाता है। तो अपना भारत कैसा है, मजबूत शक्तिशाली देश है। और समझे तो देखो क्या होता है आपकी रियल लाइफ में। जैसे मान लो ये वाला है कॉन्फेडरेशन, तो एक ऐसा देश है, जैसे मान लो अभी अभी आपकी किसी से क्या हुई है, दोस्ती हुई हो, है ना, अभी नई नई दोस्ती हुई है, कोई दिक्कत नहीं, चल रही है, बढ़िया है। लेकिन स्थिति ऐसी आ जाती है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो नई नई दोस्ती जल्दी टूट जाती है ना। तो नई दोस्ती को तोड़ना ज्यादा मतलब इतना नहीं है, टफ नहीं है, आराम से इजीली हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ अभी अभी आपकी बातचीत ही होना स्टार्ट हुआ था, तब तक कोई दिक्कत आ गई, परेशानी हो गई, अब क्या हो गया, आपकी बातचीत होना बंद हो गया, तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, स्थिति फिर यहाँ पर क्या हुई, समय थोड़ा ज्यादा हो गया था बातचीत होते होते, तो थोड़ी सी और गहराइयों में दोस्ती आपकी पहुंच गई। अब दोस्ती से वो गर्लफ्रेंड बना ली। अभी तो दोस्ती थी, तो दोस्ती तो कभी भी टूट जाती है, कोई दुख दर्द नहीं होता, है ना।
लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या हुई है कि अब बन गई आपकी गर्लफ्रेंड। अब गर्लफ्रेंड बन गई तो पल पल की खबर चाहिए। फोन बिजी जा रहा था तो जा कैसे रहा था ये बता। अच्छा, यहाँ उसे संतुष्टि मिल जाती है, एक दो स्क्रीनशॉट भेज दो, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ओवरलैप हो जाता है, मामला सेट चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो गर्लफ्रेंड तक तो मामला सही है। हेलो, बता रहा हूँ, रुक जाओ। एक काम कर दो, कोई भी एक खड़ा होके ये वाला फोन ऊपर तक पहुंचा दो। जल्दी आना, नहीं महत्वपूर्ण बात निकल जाएगी। अब देखो यहाँ पर स्थिति क्या थी, वो चीज थोड़ी सी समझेंगे अपन लोग। मैं ये बता रहा था कि परिसंघ क्या होता है और संघ क्या होता है और यूनियन क्या होता है, ठीक। तो देखो ये तो एक तरीके से मान लो कि आपकी फ्रेंडशिप हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी टूट जाए तो इतना ज्यादा दुख दर्द नहीं होता है कि ठीक है हुई थी चली गई। आगे देखो यहाँ पर क्या हुआ, स्थिति यहाँ पर आ जाती है फिर फेडरेशन वाली एक कंट्री उस प्रकार से मान लो कि जैसे कि आपने गर्लफ्रेंड बना ली हो, अब इसे पल पल की खबर चाहिए होती है, डाटा एक एक चाहिए कि कहाँ बिजी चल रहा था, क्या हुआ था, कहाँ नहीं, सुबह से शाम तक क्या किया। यहाँ तक भी संभाल लेते हैं, कोई बात नहीं, दूसरी बन जाएंगी चली भी गई तो यहाँ एक केवल और केवल हल्का सा प्रूफ सा देना होता है। जैसे कि हमारा जो 14 फरवरी का जो आता है वैलेंटाइन डे, वहीं पर वैलेंटाइन डे और ब्रेकअप डे दोनों बन जाते हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पर आकर के चीजें खत्म हो जाती हैं, तूने इतने वादे किए थे, तूने इतनी प्रॉमिसें की थी और तू उस पर खरा नहीं उतर पाया, ये सब वो मतलब ऐसे कैसे चलेगा, कब तक चलेगा, सॉरी अब मैं आगे बात नहीं कर सकती, ना मैं कर सकता, ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो एक हल्का सा मतलब हम कहें तो एक तरीके से मान लो कि सिग्नेचर टाइप का हो गया कि ठीक है इल्लत खत्म हुई, ठीक। ये थी गर्लफ्रेंड। अच्छा, यूनियन क्या है, अब तो बेटा शादी हो गई है, 7 फेरे लेकर के आई है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपकी एक मजबूरी है। अगर आप यहाँ पर मिल गए ना संघ में आकर के तो अब आपकी मजबूरी है, अब कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना। तो अब ये है एक तरीके से आपकी वाइफ और ये है आपकी गर्लफ्रेंड और ये है आपकी क्या फ्रेंड। फ्रेंड कभी भी टूट सकती है, कोई पता नहीं कब चली जाए। जो पहले हमारी देसी रियासतें थी उससे पहले राजा महाराजाओं के एक तरीके से हम रजवाड़ों की बात करें तो वहां पर जो मिलाए जाते थे बन रहे थे तो वो न तो वो संघ थे न वो महासंघ थे, वो क्या थे, वो एक प्रकार से कॉन्फेडरेशन थे, मतलब एक प्रकार से अपने अपने यहाँ का दायित्व बना लेते थे, उसी को हम कहते थे। कुछ ऐसा विशेष नहीं है इसके अंदर, ऐसा कुछ विशेष नहीं है कि स्पेशल कोई इसका एक एग्जांपल हो। पहले जो राजाओं के रजवाड़े वगैरह चलते थे उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कॉन्फेडरेशन कह रहे हैं। उसके बाद क्या फेडरेशन, फेडरेशन में ये हो गया कि कुछ छोटे छोटे राज्यों को मिला करके, छोटी छोटी रियासतों को मिला करके एक क्या बना लिया गया, देश बना लिया। जैसे कि मान लो जब पाकिस्तान और भारत अलग हुआ था तो पाकिस्तान के लिए 13 रियासतें गई थी और भारत के लिए 552 आ गई थी। अब जो 13 रियासतें हैं उनके लिए क्या करें, वैसे पाकिस्तान प्रेजेंट में यूनियन नहीं है, वो फेडरेशन तो नहीं है। और जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड भी हमारा यूनियन है, वो भी फेडरेशन नहीं है। यूएसए हमारा एक फेडरेशन है, क्योंकि यूएसए का जब गठन हुआ है, यूएसए जब अमेरिका जब बना है तो उसमें राज्यों ने, पहले से देश नहीं था, राज्यों ने आकर के उसमें विलय किया है और राज्यों का अपना संविधान अलग है और अपनी उनकी कल्चर अलग है, वो सेंट्रल से मतलब इतना नहीं रखते। तो ऐसा देश जहां पर स्टेट के अंदर ज्यादा शक्ति हो सेंट्रल की अपेक्षा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहते हैं महासंघ या फिर हम कह सकते हैं फेडरेशन।
और एक ऐसा देश जहां पर क्या है स्टेट के पास कोई इतनी ज्यादा खास शक्ति ना हो, सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास हो, सेंट्रल के पास हो, उसे कहेंगे यूनियन। तो मैं ये संघ शब्द का मतलब बता रहा था कि संघ का मतलब क्या है। तो संघ शब्द का मतलब ये है कि एक तो ये भी संघ है और ये भी संघ है। तो फेडरेशन वो कंट्री होती है जहां पर राज्यों के पास अथॉरिटी ज्यादा होती है, और यूनियन वो कंट्री होती है जहां पर क्या है सेंट्रल के पास में ज्यादा अथॉरिटी होती है हमारे राज्य की अपेक्षा। इतनी सी बात समझ में आ जानी चाहिए। तो पहला जो भारत का संविधान, संविधान के अंदर भाग 1 जिसका नाम क्या है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, और संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में हमने पहला आर्टिकल देखा। पहला आर्टिकल किससे संबंधित है, भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, क्या नहीं, प्रेजेंट में कोई परिसंघ का वो नहीं उदाहरण इस समय। यूक्रेन अगर मैं बात करूं तो यूक्रेन हमारा फेडरेशन के बाद में आकर के जो हमारा महासंघ था यूएसएसआर का एक हिस्सा था, तो वो अलग हुआ है तब से। अब उसने अपना खुद का यूक्रेन जो है उस पर भी ये वाद विवाद चल रहा है, इसीलिए तो चल रहा है यूक्रेन पे। अब यूक्रेन के लिए जो रूस तो कह रहा है कि हम इसको मतलब एक तरीके से 2 राज्य हैं उसके यूएसएसआर में से अलग हुए थे वो, तो वो कह रहा है कि इन्हें एक स्वतंत्र देश घोषित कर दें। बात तो वहां से चली थी, और लेकिन उसने क्या किया कि वो मना कर रहे हैं कि नहीं होने देंगे अपन लोग। तो उस स्थिति में क्या है, वो फेडरेशन कंट्री थे, फेडरेशन में से अलग हुए थे, वो यूएसएसआर से अलग हुए थे। तो ऐसे करके अपन लोग कह सकते हैं। तो अभी उसका कोई पता ही नहीं है कि वो है क्या, वो तो एक तरीके से हमारा फेडरेशन ही माना जाएगा अभी भी। ये नहीं कह सकते, कॉन्फेडरेशन नहीं कह सकते उससे, अपन लोग फेडरेशन भी रखेंगे उसको। तो ये वाली बातें हुई हमारी यहाँ पर। अगला पॉइंट देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि जो भारत है हमारा, इस भारत के अंदर राज्यों की संख्या कितनी रह गई है अब, 28 है, 29 है। केंद्र शासित प्रदेश कितने, अब ऐसा क्यों हुआ। देखो एक तरीके से अपन लोग बात करें तो बात करेंगे किस चीज की, जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या है यूनियन जो स्टेट होती है या जो फेडरेशन जो हमारा होता है, चलो इसको लेते हैं, रुक जाओ थोड़ा चलेगा, फोन तो ऊपर ही पहुंचा दिया आपने, चले कहां से। चाइना और इंडिया दिख रहा है, अभी दिखा रहे हैं, तो रुक जाओ। अब वो फोन आएगा तभी दिख पाएगा मुझे लग रहा, उसी फोन में पड़ा था सब। मोबाइल लेके आओ भाई तभी काम चलेगा, वो नेट नहीं चल रहा फिर इसमें। चलो कोई बात नहीं, वो आ नहीं रहा इसमें, दिख नहीं रहा। फोटो मैंने डलवाया था वो इसमें दिखाई भी नहीं दे रहा है कि नहीं। मोबाइल लेके आओ, मोबाइल तभी देख पाएंगे। चलो पढ़ो आगे, मत देखो। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है पता चला। तो भाग 1 जो है वो यही कहता है, भाग 1 जो है संघ एवं उसके राज्यों का संघ होगा। हाँ बताओ। हमारी मर्जी से वहीं पहुंच रहे हैं, वहीं पहुंच रहे हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस करो, वहीं पहुंच रहे हैं। नहीं नहीं मैं वहीं जा रहा हूँ, अभी रुक जाओ थोड़ी देर, 1 सेकंड रुक जाओ, वहीं पहुंच रहे हैं। अब देखो स्थिति क्या होती है, स्थिति क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र में आर्टिकल नंबर 1 अपन लोगों ने देखा, जिसका मतलब क्या था, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। और संघ का मतलब है ऐसे राज्य जहां पर जो राज्य एक बार इसमें जुड़ गया वो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से अलग नहीं हो सकता। ये वाली बात कौन कहता है, ये कहता है आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल 1 की वजह से ही हमारी संसद ये कह सकती है कि भारत में जो राज्य आया है वो कभी वापस नहीं जा सकता, हमारी इच्छा नहीं होगी तब तक। ठीक, उसके बाद अपन लोग बात करें तो अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। आपके जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लो।
आज की क्लास में ही कर दूंगा उन्हें। अनुच्छेद जो 2 है हमारे, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद ये कहता है कि नए राज्यों का भारत में प्रवेश। अब नए राज्यों का जो भारत में प्रवेश होगा वो कैसे होगा वो समझो। नए राज्यों का लिख लो पहले एक बार, समझना बाद में। नए राज्यों का भारत में प्रवेश, नए राज्यों का भारत में नए राज्यों का भारत में प्रवेश जो है ये क्या कहता है, इसको देखो। अब देखो नए राज्यों का जो भारत में प्रवेश हुआ है वो इस प्रकार से हुआ है। एक सेकंड रुक जाओ, इनकी कमेंट और देख लूं। डाउट किसी का है नहीं? गुड इवनिंग, राधे राधे। गुड इवनिंग, राधे राधे, धन्यवाद भैया। अब देखो इसमें क्या है, नए राज्यों के भारत के प्रवेश की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपको पता है कि 16 मई जो हमारा एक आपने घटना सुनी होगी, जब चाइना ने तिब्बत पर क्या किया था, वार किया था, तिब्बत को अपने ऊपर कब्जा कर लिया था तिब्बत पर। तो सिक्किम वाले लोग क्या हो गए थे, डर गए थे। चाइना ने जब क्या किया था, तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो सिक्किम वाले लोग डर गए थे। और सिक्किम वाले लोग डरने के बाद हुआ क्या था, स्थिति कुछ ऐसी हुई थी जैसे ये भारत का नक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा। अब तो दिख रहा है ना? जूम कैसे होगा ये समझ में तो नहीं आ रहा। ज्यादा जूम नहीं हो गया ये? नहीं है, वो वाले से नहीं होगा। कौन से वाले से हो जाएगा? यहाँ ये ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होगा, इससे कम करना ही ज़्यादा हो गया है। इसे कल सीखेंगे नेट कैसे चलता है चलते चलते, है ना? इसको हटाओ। अब वैसे ही सुन लो, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लग रहा है कि ये चल नहीं पाएगा। हो जाएगा? देखो ये दिख रहा है आपको। अब इस पर पेन चलने में दिक्कत आएगी, देखो। अब देखो ये क्या है, ये हमारा अब जो वैसे भी नहीं चल रहा, मजा नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारा ये चाइना जो तिब्बत दिख रहा है, ये जो चाइना ने क्या किया है, तिब्बत पर जब वार किया था तो तिब्बत को अपने अंडर में ले लिया, कब्जा कर लिया था इस पर। जैसे ही इस पर कब्जा किया तो ये जो सिक्किम है, सिक्किम यहाँ के लोग डर गए थे। और जैसे यहाँ के लोग डर गए तो फिर ये भगे भगे आते हैं कि अपन लोगों को कहाँ पर मिला लो, हमें भारत में ही विलीन कर लो। अब जब सिक्किम वाले क्या कर रहे हैं, भारत में आ रहे हैं, तो एक प्रकार से नया राज्य जो है वो भारत के अंदर प्रवेश कर रहा है। इन्होंने इसकी डर की वजह से क्या किया है, भारत के अंदर विलय होने की बात की है। तो हमारा भारत देश तो वैसे उदारवादी देश है, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए जगह है, आओ आराम से अच्छे से, क्योंकि ये इतना अच्छा देश है। यहाँ पर ये समझ लो कि सबसे जहरीले सांप को भी दूध ही पिलाया जाता है। तो ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसी ऐसी चीज़ों को पाला जा रहा है, जहरीली चीज़ें उन्हें भी पाल लेते हैं, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। तो इन्होंने कही कि बेटा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो संविधान संशोधन हुआ, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या होता है, 16 मई 1975 को क्या होता है, 16 में 1975, सॉरी, भारत के अंदर जो सिक्किम राज्य को मिलाया गया था, ये कब मिलाया गया था,
ये डेट कौन सी थी? 16 मई 1975 ही थी ना। 1975 में इसको जब मिलाया गया तो फिर एक प्रकार से ये नए राज्य का दर्जा हुआ था। इसको नया जो राज्य बना था, तो नए राज्य को जब विलय किया गया है तो वो कहाँ से किया गया है? एक तरीके से सिक्किम को मिलाया गया। अब ये अथॉरिटी कौन देता है हम अपन लोगों को कि नया राज्य जो है सिक्किम, उसको मिला करके हम लोग क्या कर लेते हैं? जैसे मैं बता रहा था यहाँ पर, अब वो चीज़ अब चलाएंगे नहीं, नेट कल सीखेंगे कैसे चलता है इस पर ऑनलाइन, जब जा करके उसे चलाएंगे, पहले यहाँ केवल समझ लो आप। देखो दूसरा अनुच्छेद जो है वो ये कहना चाह रहा है, इसके चक्कर में फिर पढ़ाई नहीं हो रही है कुछ भी हमारी। देखो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो नए राज्यों का भारत में प्रवेश जो हो रहा है, नए राज्यों के भारत में प्रवेश की बात, जैसे सिक्किम राज्य को मिलाया गया, तो ये अथॉरिटी कौन देता है? अनुच्छेद 2 देगा। और अनुच्छेद 2 ये कहता है कि नए राज्यों का भारत में अपन लोग क्या कर सकते हैं? प्रवेश कर सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 2 से बात कही जाती है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद जो 3 है, अनुच्छेद 3 ये कहता है कि जो भारत के राज्य होते हैं, हमारे भारत के जो राज्य हैं, भारत के जो राज्य हैं, ये राज्यों के अंदर क्या है? नाम परिवर्तन की अगर कोई बात आती है तो नाम परिवर्तन, या फिर मैं बात करूं यहाँ पर क्षेत्र में परिवर्तन, या नए राज्य का एक राज्य में से गठन करना। जैसे कि मान के चलो अभी अभी धारा 377 को जब हटाया गया तो उस स्थिति में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर एक राज्य था और अब उसे 2 भागों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, और अब क्या हो गया? वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसका मतलब है कि नए राज्यों का नाम परिवर्तन करे, उत्तर प्रदेश है उसे योगी राज्य करे तो हो सकता है, ये राजस्थान है, राजस्थान का नाम कुछ और रख दिया जाए तो बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ऐसी शक्ति हमारे सरकार में किसके पास होगी? संसद के पास होगी। किसके पास होगी वो शक्ति? संसद के पास होगी। तो आर्टिकल 3 ये कहता है संसद के पास क्या होगी? वो शक्ति होगी जो नाम परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, या फिर एक राज्य में से दूसरा राज्य घटा सकता है या फिर बढ़ा सकता है। तो आर्टिकल जो 1 है हमारा, वो तो ये कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का भारत में प्रवेश, कोई भी राज्य, अगर कोई भी देश हमारे अंदर मिलना चाह रहा है तो हम उसे किस आर्टिकल की शक्ति से अपने अंदर प्रवेश करा सकते हैं? तो आर्टिकल 2 की शक्ति से करा सकते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 ये कहता है कि नाम में परिवर्तन करे, क्षेत्रफल में परिवर्तन करे, या 2 राज्यों को मिलाकर के कोई एक राज्य बना ले, तो उसका मतलब है कि आर्टिकल 3 के आधार पर संसद इस काम को करेगी। भारत के अंदर और किसी के अंदर ये शक्ति नहीं है, केवल संसद को ये अधिकार दिया गया है कि संसद आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हुए भारत के अंदर नए राज्यों का गठन कर सकती है, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकती है, और क्या है? क्षेत्रफल सीमाओं में उनके में परिवर्तन कर सकती है। दूसरा ये कहता है कि नए राज्य भारत के अंदर कोई भी आना चाहे तो वो आ सकता है। इस शक्ति कौन देगा? आर्टिकल 2 देता है। पहला ये कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, एक बार जो आ गया वो दोबारा यहाँ से वापस नहीं जाएगा। तो इतनी सी बात होती है हमारे आर्टिकल 1, 2 और 3 की। अगली बात करें तो आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4 की बात कर लेते हैं अपन लोग। तो अनुच्छेद 4 ये कहता है कि यदि संसद, कौन? यदि संसद आर्टिकल 1 का प्रयोग कर, आर्टिकल 2 का प्रयोग कर रही है प्लस आर्टिकल 3 का प्रयोग कर रही है, आर्टिकल 3 का और 2 का प्रयोग कर रही है, तो इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इवनली हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति जो है हमारा, तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो होता है ये भी यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसे भी सिग्नेचर करने के लिए ये बाध्य होगा। आर्टिकल 4 ये कहता है कि यदि संसद आर्टिकल 2 का और 3 का प्रयोग कर रही है, आर्टिकल 2 का मतलब है कि बाहर से किसी भी देश को, किसी भी राज्य को अपने अंदर क्या कर रही है? जोड़ रही है। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 3 मतलब किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर रही है, या क्षेत्रफल कम ज्यादा उसकी सीमा को बढ़ा रही है, कम कर रही है, तो उसके आधार पर क्या है? इस चीज में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई ये नहीं कहेगा कि आप ऐसा ना करें, तो राष्ट्रपति को भी सिग्नेचर यहाँ पर करने होंगे। ये आर्टिकल 4 कहता है। आर्टिकल 4 केवल इतनी सी बात कहेगा कि हमारे जो संसद है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का यदि प्रयोग कर रही है तो उसमें कोई भी व्यक्ति भारत का उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस वाली बात को कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 4 कहता है। इसी कारण से अनुच्छेद 368 की वैल्यू खत्म हो रही है इसके सामने। ये कल वाला जो क्वेश्चन था आपका वो यही था।
आगे बढ़े। हाँ सर, आर्टिकल 4 कुछ नहीं है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि यदि संसद आर्टिकल 3 का और आर्टिकल 2 का प्रयोग कर रही है। आर्टिकल 2 का मतलब है कि बाहर से कोई भी राज्य आ रहा है, जैसे सिक्किम राज्य को जोड़ा गया था, तो बाहर से यदि कोई राज्य भारत के अंदर मिलना चाह रहा है और संसद उसे मिलाना चाह रही है, तो राष्ट्रपति भी उस पर बाध्य होगा कि हाँ उसके लिए मंजूरी दे दे। आर्टिकल 3 ये कहता है कि यदि कोई भी भारत के अंदर राज्य है, राज्य सरकार यदि उसका नाम परिवर्तन कर रही है या फिर उसके क्षेत्रफल या ज्योग्राफिकल एरिया में कम ज्यादा बढ़ा करके, जैसे मान लो कि 2 राज्यों को एक राज्य कर दे या एक राज्य में से 2 राज्य बना दे, तो ऐसी स्थिति 3 आर्टिकल के आधार पर संसद कर सकती है। अगर ये दोनों आर्टिकल का प्रयोग करके संसद कोई कार्य करती है भारत के अंदर, तो आर्टिकल 4 ये कहता है कि वो आराम से उसे करने के लिए क्या है, सक्षम है। उसमें राष्ट्रपति को भी सिग्नेचर करने की अनुमति है, वो ये नहीं कह सकता कि आप इस काम को ना करो। तो आर्टिकल 4 आर्टिकल 2 और 3 को मंजूरी देता है, हम इस तरीके से कह सकते हैं। आर्टिकल 1 ये कहता है कि मान लो आ तो गए आप, भाई आर्टिकल 1 ने पहले ही बता दिया आप आ तो गए, लेकिन आप जाओगे नहीं, यहाँ से जाएंगे कब, जब सेंट्रल अपना चाहेगा, केंद्र अपना चाहेगा। तो आर्टिकल पहला अगर आपने पढ़ा नहीं है, दूसरा देश आकर के हमारे अंदर विलय होना चाह रहा है और फिर बाद में पढ़ेगा वो आर्टिकल पहला, तो सोचेगा कि यार मैं तो फेडरेशन कंट्री के अंदर था, अब मैं कहाँ पर आ गया। उसे ने तो पहले ये पढ़ा था कि ये भी एक संघ है और मैं जो जा रहा हूँ वहां पर भी एक संघ में जा रहा हूँ। अब उसे यूनियन और फेडरेशन का मतलब ही नहीं पता था। अपना यूनियन है तो वो पहले ही आर्टिकल में ये क्लियर कर देता है कि एक बार आ गए तो आप जाओगे नहीं। ये एक भारत एक राज्यों का संघ है और एक ऐसा संघ है जो भारत के राज्यों के पास अथॉरिटी नहीं है कि यहाँ से चले जाए। तो ये चारों आर्टिकल अब आपको याद तो हो गए होंगे, 1000 बार बता दिया मैंने। आगे बढ़े। इसके बाद मैं बता रहा था कि भारत के अंदर क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 क्या है हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखो अब ऐसे 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सारे के सारे हमारे यहाँ पर सीधे सीधे आ गए। या भारत के अंदर जब क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का जब विलय हुआ तो सीधे सीधे जो बन करके आ गए। इसे बनने में भी बड़ी समस्याएं, बड़ी दिक्कतें, परेशानी आई थी। जैसे मान के चलो ये जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो बने, ये कहाँ से बने, इन चीज की बात करें। जैसे 1893 में 1893 में अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक डूरंट रेखा खींच दी गई, तो वो वहां से अलग हो गया। 1935 की मैं बात करूं तो 1935 में बर्मा, या फिर हम उसको क्या म्यांमार कह सकते हैं, बर्मा और म्यांमार को क्या भारत से अलग कर दिया गया था। ये कल भी बताया था मैंने, ठीक है। इसके बाद की बात करें तो 1947 में होता क्या है कि भारत पाकिस्तान से अलग होता है। 1947 में भारत क्या होता है, पाकिस्तान से अलग होता है। जब भारत पाकिस्तान से अलग हुआ तो उस स्थिति में मैंने अभी अभी आपको समझाया भी था कि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के लिए 13 क्या गई थी, हमारी देसी रियासतें गई थी। और इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर कितनी आई थी, आनी कितनी थी, 552 आनी थी, लेकिन आई कितनी थी, 549। अब कितनी रह गई हैं, 3। अब जो 3 रियासतें थी उनसे क्वेश्चन भी बन जाता है। कौन कौन सी रह गई, देखो पहली रियासत थी यहाँ पर हैदराबाद। अब जो हैदराबाद है, इस हैदराबाद रियासत ने क्या किया था भाई, जब जो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस एक्ट आया था 1947, कल मैंने जो आपको बताया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो था, उसके अंदर ये था कि यदि कोई भी देसी रियासत जहां जाना चाहे अपनी मर्जी से जा सकती है, या फिर वो अपना खुद का एक अलग से देश बनाना चाहे तो वो अपना खुद स्पेशल सेपरेट भी रह सकती है, कोई उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं होगी, ऐसी बात कही। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खूब दौड़ दौड़ के देसी रियासतों में बातचीत की और उन सबको जोड़ने की कोशिश की। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जोड़ते जोड़ते 552 रियासतों में से 549 तो जोड़ ली। अब बची कितनी है, यहाँ पर 3 रियासतें नहीं आ रही हैं और 13 रियासतें हमारी यहाँ पर चली गई हैं। ठीक है, चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये 552 में से कितनी आई, 49। 3 रियासतें ऐसी थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और एक हमारी जम्मू एंड कश्मीर। ये तीनों ये चाह रहे थे कि हम तो अपना खुद का देश बनाएंगे। तो उस स्थिति में क्या होता है वो समझो। अब ये हैदराबाद जो है, यहाँ पर क्या होता है, ये लोग आने के लिए तैयार नहीं थे हैदराबाद रियासत के। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने होता किया गया, यहाँ पर एक ऑपरेशन पोलो चालू किया। पोलो क्या है, ऑपरेशन पोलो चालू हुआ। अब इस ऑपरेशन पोलो में होता क्या है कि यहाँ की जो आर्मी थी हमारे भारत देश की, तो उस आर्मी को लगाया पुलिस की वर्दी से, क्योंकि ऐसा भी था कि किसी भी अगर कोई भी रियासत हमारे यहाँ मिलना नहीं चाह रही है, तो रियासत जब मिलना नहीं चाहेगी तो उस स्थिति में उसके ऊपर हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते,
या फिर हमारे जैसे मान लो कि भारत अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, अब जो बॉर्डर लाइन थी वो दूसरा पाकिस्तान की कुछ रियासतें, यदि यहाँ से भारत की कुछ रियासतें ये चाहती हैं कि हम पाकिस्तान में चले जाएं, तो वो अपनी स्वेच्छा से तो जा सकती हैं, पर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग लेकर के आए और उन्हें वहां पर ले जाएं, ऐसा नहीं है। बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति नहीं थी किसी को। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो हैदराबाद में कोई भी सेंट्रल से तो कोई काम कर ही नहीं सकते, केवल राज्य गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि जो हैदराबाद में जो प्रांत था, ये हैदराबाद, यहाँ पर इसकी देसी रियासत की जो पुलिस थी उसकी जगह पर आर्मी को भेजा पुलिस की वर्दी में, और आर्मी ने जाकर के वहां पर ऑपरेशन पोलो चालू किया और बहुत माल लगाई इन लोगों की, इतनी माल लगाई कि ये कहने लगे कि ठीक है वो हम वहीं आ रहे हैं। तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद रियासत को अपने अंदर जोड़ लिया। पहले 549 थी, प्लस हैदराबाद और आ गया, अब कितनी हो गई 550। अब क्वेश्चन आता है कि हैदराबाद रियासत किस तरीके से भारत के अंदर जुड़ी, तो आंसर क्या करेंगे, ऑपरेशन पोलो के माध्यम से जुड़ी। ये क्वेश्चन आता है किसके वजह से जुड़ी, तो ऑपरेशन पोलो स्टार्ट किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें क्या है मुख्य भूमिका थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया, जिसके माध्यम से हैदराबाद रियासत को भारत के अंदर जोड़ लिया। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद आती है हमारी दूसरी रियासत, पहली के बाद आती है दूसरी, अब है जूनागढ़। अब जो जूनागढ़ वाले भी अपनी अपनी मतलब मत में थे, ये भी चाह रहे थे कि हम भी अपना अलग देश बनाएंगे, हम किसी में नहीं मिलना चाह रहे, हम स्वतंत्र रहेंगे। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा ठीक है बेटा तुम भी रह लो स्वतंत्र, कोई बात नहीं। देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ जूनागढ़ में ऐसा था, यहाँ अत्यधिक जो जनसंख्या थी वो थी हिंदू। क्या थी, हिंदू जनसंख्या अत्यधिक थी, मतलब सर्वाधिक थी, ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पर जो राज कर रहा था राजा था वो कौन था, मुस्लिम था। अच्छा, मुस्लिम एक अलग देश बनाऊंगा, मुझे नहीं मिलना किसी के साथ। और ये जो हिंदू थे ये क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि अपन लोग तो भारत के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन मिलने कौन नहीं दे रहा था, ये जो जूनागढ़ का जो शासक था वो नहीं मिलने दे रहा था, और शासक कौन था, वो मुस्लिम था। अब ये मिलने ही नहीं दे रहा है। तो यहां पर क्या होता है, जूनागढ़ में गए सरदार वल्लभ भाई पटेल और बहुत कोशिश की कि आ जाओ प्रेम से, तो ये प्रेम से नहीं आए। तो इनके लिए फिर एक क्या किया, वहां पर जब हिंदुत्व ज्यादा दिख रहा था और भारत एक हिंदुत्व की तरफ ही ज्यादा झुका हुआ है, हालांकि ये मतलब किसी भी धर्म पर नहीं है, पंथ निरपेक्ष राज्य है जिसका कोई धर्म नहीं कह सकते अपन लोग। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। लेकिन स्थिति ये है कि जब ये देखा जाए थोड़ा सा आंतरिक आत्माओं से देखें तो हिंदू राज्य की तरफ ज्यादा झुकाव है भारत का। अब ऐसी स्थिति में देखने को जो हिंदू क्या चाह रहे हैं कि हम भारत में मिल जाएं, लेकिन यहाँ का शासक उन्हें मिलने नहीं दे रहा है जो मुस्लिम है। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या कराया गया, जनमत संग्रह कराया गया। और जनमत संग्रह से होता क्या है, जनमत संग्रह का मतलब है कि वहां पर वोटिंग कराई गई कि आप अपना अलग राज्य बनाना चाह रहे हैं या फिर भारत में मिलना चाह रहे हैं। तो कौन कौन भारत में मिलना चाहेगा, कौन कौन नहीं। तो 75 से 85% तक मानते हैं कि यहाँ पर क्या गया था, जनमत संग्रह हमारे भारत के फेवर में था। जब 85 चला गया तो जूनागढ़ चुपचाप से आ गया। अब जनमत संग्रह के माध्यम से रियासत हमारी, तो जूनागढ़ कैसे आया, हमारी जनमत संग्रह के द्वारा, मतलब लोगों की यहां पर करने के बाद जम्मू कश्मीर नहीं जुड़ना चाह रही थी, वो कह रही थी हम तो अपना अलग राज्य बनाएंगे। वहां पर हुआ क्या था वो देखो, जम्मू एंड कश्मीर में यहां से उल्टा था। जूनागढ़ में तो राज किसका चल रहा था, मुस्लिम का चल रहा था, लेकिन जनसंख्या किसकी ज्यादा थी, हिंदुओं की। और यहां पर क्या है, हिंदुओं की जनसंख्या कम है और मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा थी। और राज किसका था, हिंदू का। राजा कौन था यहाँ पर, शेर सिंह था अपना, कौन था, हरि सिंह, सॉरी हरि सिंह जो राजा था यहाँ पर। और इस हरि सिंह ने क्या किया है, अब ये चाह रहा था, स्थिति ऐसी हुई थी जो पीओके हमारी, उस पीओके पर पाकिस्तान ने हमला किया तो थोड़ा सा वो अंदर घुसते हुए चले आ रहे थे पीओके की तरफ। तो हरि सिंह को डर लगा और हरि सिंह ये कहना चाहता है कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे तो दिक्कत होगी, क्योंकि भाई जब वहाँ पर पूरा मुस्लिम शासक है तो मुस्लिम शासक हैं तो दिक्कत यहाँ पर हो जाएगी। अब हरि सिंह ये चाहता है कि मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। अब ये दौड़ा दौड़ा आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में, प्रधानमंत्री वही थे उस समय पर, है ना। अब जम्मू कश्मीर के ऊपर जब पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा सा
वाद विवाद होने लगा, पीओके की तरफ पाकिस्तान हमारा बढ़ने लगा, तो हरी सिंह दौड़े दौड़े चले आते हैं और ये आते हैं यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आकर के ये कहते हैं कि अब मुझे क्या करना है, मेरी मदद करो, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अच्छा, यहाँ पर जो राज कर रहा था वो कौन था, ये यहाँ का जो हरी सिंह तो यहाँ का राज कर रहा था, लेकिन अगर मैं वहाँ पर बात करूँ जो जम्मू कश्मीर थी उसमें जो हमारा क्या नाम था उसका, मुस्लिम जो था, अब शेख अब्दुल्ला ये चाह रहे थे कि ये किस में मिल जाए, पाकिस्तान में। अब जो शेख अब्दुल्ला हैं ये तो मिलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ये हरी सिंह है, ये कहते हैं ये मदद करने के लिए, लेने के लिए भारत आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि ठीक है, आप आ गए हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी मदद तो करेंगे, लेकिन आपको एक सिग्नेचर करने पड़ेंगे, स्टाम्प पर लिखना पड़ेगा कि आप अपनी जो जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है जो आपका, उस एरिया को आप भारत के नाम कर रहे हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि ठीक है, मदद तो करने के लिए तैयार हूँ। अब इन्होंने क्या किया, वहीं पर सिग्नेचर हो गया। अब जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया था वो हमारा तब से हुआ, लेकिन वहां पर क्या हुआ, स्थिति वहां पर ये होती है कि जो शेख अब्दुल्ला ये कहते हैं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसा कर तो रहे आप लोग, लेकिन उसके पीछे एक चीज और है कि यहाँ की जो संस्कृति है वो मैं पूरी अलग रखूंगा। और 370 को इन्होंने वहां पर लागू किया था, शेख अब्दुल्ला ने 370 को लागू किया था। 370 में कुछ ऐसे प्रावधान थे जो विशेष जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधान रखे गए थे, जैसे कि जो फेडरेशन कंट्रियों के जो होते हैं, इनका जम्मू कश्मीर का संविधान अलग होगा, जम्मू कश्मीर का झंडा अलग होगा, जम्मू कश्मीर के लिए गवर्नमेंट अलग होगी, तो वो अपना खुद का ही काम वहां पर चलाना चाह रहे थे। तो इन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ये हिस्सा किसका माना जाएगा, भारत का माना जाएगा। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना जो 370 लागू कर रहे हैं आप इसको कर सकते हैं, ऐसी बात कही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इस तरीके से उसको छोड़ दिया। अच्छा, अब ये यहाँ पर सिग्नेचर हुए थे, इसीलिए 370 को हटा दिया और वो भारत के अंदर पूरी तरीके से विलय कर लिया, और भारत में उसको क्या बना, शासित प्रदेश के रूप में उसको जम्मू कश्मीर को दो भागों में अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग कर दिया गया, और केंद्र शासित प्रदेश इन दोनों को बना दिया है। 370 को स्थितियां यहाँ हिस्सा किसका था, भारत का। किसने दे दिया था, हरी सिंह ने दे दिया था, सिग्नेचर किए थे बाइज्जत। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं कि जो हैदराबाद है, हैदराबाद किस प्रकार से हमारे भारत में विलय हुआ था, तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से विलय हुआ। और दूसरा आता है कि जो जूनागढ़ है, ये जूनागढ़ कैसे विलय हुआ था, तो ये जनमत संग्रह से विलय हुआ था। और तीसरा आता है कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर किस तरीके से विलय हुआ, तो यहां पर आंसर करेंगे विलय पत्र के माध्यम से ये विलय हुआ। मतलब एक पत्र पर, एक स्टाम्प पर लिखा गया कि अब ये जो जम्मू कश्मीर है आज से क्या है, भारत का एक हिस्सा होगा। तो ये तीनों बात यहाँ पर आ जाती हैं, और ये तीनों देशी रियासतें जुड़ जाती हैं, प्लस एक और करें तो टोटल हो जाती है हमारी 552। नहीं समझ में आया, नहीं आया, किसकी नहीं आया, तो देखो एक बात यहां पर देखो, समझो क्या थी। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं हमारे, वो स्टार्टिंग में देशी रियासतें थी जो 549 आई थी। 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर को बाद में जोड़ा गया। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से जोड़ लिया गया, जूनागढ़ जनमत संग्रह के माध्यम से जोड़ लिया गया, और जो जम्मू एंड कश्मीर है ये विलय पत्र के माध्यम से जोड़ लिया गया। मतलब एक सिग्नेचर बॉन्ड हुआ था यहाँ पर, ठीक। उसके बाद आता है कि जो हमारा भारत देश है वो किस प्रकार का है, तो वो एक यूनियन है। कैसा स्टेट है, एक यूनियन स्टेट है, मतलब एक संघ है, और संघ ऐसा है कि जिसके पास भारत ज्यादा स्टेटों के पास में शक्ति नहीं है और केंद्र के पास में शक्ति है। तो ये 4 हमारे जो आर्टिकल, यूनियन। भारत कौन सा देश है, सबसे कमजोर देश कौन सा होता है, कॉन्फेडरेशन। और यूएसए किस प्रकार का देश है, सबसे ज्यादा जो स्टेट के पास होती है वो किस प्रकार के देश के पास होती है, अथॉरिटी जो होती है, महासंघ कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसको फेडरेशन। तो जो फेडरेशन था वो हमारा क्या था, एक प्रकार से यूएसए मैंने एग्जांपल में बताया था, तो वो सबसे मजबूत न कह करके थोड़ा सा मजबूत होता है, किसकी अपेक्षा, कॉन्फेडरेशन की अपेक्षा। सबसे कमजोर कॉन्फेडरेशन, थोड़ा मजबूत फेडरेशन, सबसे ज्यादा मजबूत यूनियन। भारत कैसा राज्य है, यूनियन। भारत राज्यों का संघ होगा, ये भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है, 1। भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, भारतीय संविधान का भाग 1 है, ये किससे संबंध रखता है, संघ एवं उसके
राज्य क्षेत्र मतलब टेरिटरी, जो स्टेट है उनसे संबंध रखेगा, जिसमें क्या है, पहला जो अनुच्छेद क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है कि कोई भी नए राज्यों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी जाती है, किसके दौरान, संसद हमारी मिला सकती है। तो ये शक्ति किसके पास है, संसद के पास। भारत राज्यों के नाम परिवर्तन, क्षेत्रफल, सीमा में परिवर्तन कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी भी शक्ति किसके पास है, संसद के पास होगी। और आर्टिकल जो 4 है वो क्या कहता है कि संसद जो है वो आर्टिकल 2 का और 3 का प्रयोग कर रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो भारत का राष्ट्रपति या कोई भी व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा और वो इजीली उन चीजों को क्या है, उनको लागू कर सकती है, आर्टिकल 2 को और 3 को। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पर जो भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग हुए थे तो उस स्थिति में 13 देशी रियासतें चली गई थी हमारी, कहाँ पर, प्रिंसिपल स्टेट जो गई थी वो चली गई थी कहाँ पर, पाकिस्तान में। 552 अपने यहाँ मिलनी थी, लेकिन उनमें से 3 ये कहना स्टार्ट कर दिए कि नहीं, हमें नहीं मिलना भारत के अंदर, अपन लोग क्या करेंगे, अलग से अपना देश बनाएंगे और अपन लोग क्या रहेंगे, आजाद रहेंगे। लेकिन उनको भी बाद में मिला लिया गया। कैसे मिलाया, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो, और जूनागढ़ को मिलाया गया जनमत संग्रह के माध्यम से, और जम्मू एंड कश्मीर को मिलाया गया विलय पत्र से। जूनागढ़ के अंदर किसका शासन चल रहा था, मुस्लिमों का। राजा कौन सा था वहां पर, मुस्लिम थे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में किसका था, हरि सिंह था। जूनागढ़ में सबसे ज्यादा, यहाँ पर हैदराबाद, जूनागढ़ में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी थी, हिंदू की थी। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में किसकी थी, मुस्लिमों की थी। तो इतनी सी बातें हमारी भारतीय संविधान का चैप्टर 1, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर के हमारे कितने थे, 4 थे। अब एक बात बताओ, आर्टिकल 1 से 4 में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द हो तो बताओ। ये समझ में आ गया कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 3 क्या कहता है और आर्टिकल 4 क्या कहता है। आर्टिकल 4 तो कुछ है ही नहीं, मान लो। आर्टिकल 4 तो यही कहता है कि 3 और 2 को यदि संसद कर रही है तो उसे करने की अनुमति है, पूरी की पूरी अथॉरिटी है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो यहां तक तो पूछो। बाकी फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में दूसरे चैप्टर की शुरुआत करूंगा, जिसे नागरिकता कहते हैं, सिटीजनशिप कहते हैं। उसके बारे में अपन कल की क्लास में देखेंगे। आर्टिकल 11 से लेकर के वहां पर आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक दिया है। ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ कहें तो जल्दी से कहें। क्या हुआ, कल क्लास इंग्लिश की होगी, उसके बाद कल की क्लास तो क्या है, कल सैटरडे है। कल का मतलब मेरी जब भी क्लास होगी मंडे को, और मंडे को जो क्लास होगी वो होगी बायोलॉजी की। शायद बायोलॉजी चल रही थी, 1 वीक अपन लोग आगे बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद फिर से यही पढ़ेंगे। ठीक, मोनू चौधरी जी गुड इवनिंग, रेखा जी, प्रीति जी, ओजा सर मोटिवेशन गुड इवनिंग भैया, सभी को राधे राधे। और बाकी एक बार कमेंट करें सभी बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आया पॉलिटी का सेशन। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आनंदी जी, सर संडे की छुट्टी है क्या? संडे की कोई छुट्टी नहीं है, टेस्ट होगा संडे को, और बाकी का कल इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही है, यहाँ से आगे अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद क्लास।